Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter moving charges and magnetism। और टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और डिस्कस करना है, क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को कुछ फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई लूप हो जिसकी रेडियस आर हो, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा हो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है एट द सेंटर, वही सबसे ज्यादा काम आता है बेटा। आपको कितना लिखा जाता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है या नहीं है? ओके। दूसरा हमारे पास में जो एक सेक्शन वाला था हमारे पास में, थीटा यदि सेक्शन हो, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो क्या लिखते थे? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। यस, थीटा रेडियन में। और एक कौन सा था बेटा हमारे पास में? ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम लोग कंसीडर करते थे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में हम लोग क्या लिख रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी बराबर कितना आता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर डिस्टेंस पर यदि इनफाइनाइट वायर है, और यदि सेमी इनफाइनाइट वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये यहां पर इस दूरी पर, तो ये आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये वाले आंसर्स बेटा आप लोगों के निकले हुए हैं। क्या ये चारों रिजल्ट आपको याद है? इस पे हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जिसे आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। देखो, जो चीजें मैं रिजल्ट याद रखने को बोलता हूं उनके डेरिवेशंस भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन वही है कि उनका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स में क्या होता है कि जैसे ये आपके पास में दो कॉइल्स हैं, इसकी रेडियस ए है, इसकी भी रेडियस ए है। सो इनके बीच में यदि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा हो, दोनों में से सेम करंट आई को हम लोग फ्लो करवा रहे हैं। यदि सेम करंट आई फ्लो नहीं करेगा तो फिर आपको कैलकुलेट करके निकालना रहेगा। तो इनको मिलाने वाली, अब देखो ये जो है ना, अब मेरा यहां पे थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन यहां पर हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है? चलो इसको रेडियस को ऊपर बढ़ा लो, सेंटर को कोई दिक्कत नहीं है। सो रेडियस दोनों की ए है, दोनों में से यदि सेम करंट आई फ्लो कर रहा है तो इनके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर आएगा बेटा, बी बराबर 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5 रूट 5 ए। ये डायरेक्टली याद रखना है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। यदि बाई चांस भूले भटके एग्जामिनर्स के मन में आया पूछने का तो वो पूछ लिया, तो आपको आंसर देते आना चाहिए, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। हाँ, यदि ये नहीं पूछा तो हो सकता है जो हम लोग सीख के आए उसके बेसिस पर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया दो रिंग्स हैं, उनको मैं 90 डिग्री पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हर एक का मैग्नेटिक फील्ड लिख दो और उसको अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, डायरेक्ट जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दो रिंग एक के ऊपर एक रख दो, एक्सियल पोजीशन आ रही है, क्या आ रही, बस उतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया सेंटर पोजीशन आ रही, एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, बस यहां पर आपको वही ध्यान देना है, बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। श्योर? चलो, सो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है, कई लोग सोच रहे होंगे अभी यहां से आगे सोलेनॉइड चालू करेंगे, लेकिन सोलेनॉइड के बजाय हम लोग चालू करेंगे पहले एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बेसिस पर हम लोग सोलेनॉइड और टॉरॉइड को खत्म करेंगे। यदि हम चाहते तो हम लोग सोलेनॉइड को एक स्पेशल मेथड से, कि भैया सिर्फ और सिर्फ जिसमें सोलेनॉइड का ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में इसको डिराइव करना काफी हद तक आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा अपनी, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
अब इस लॉ की जब मैं शुरुआत करता हूं तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि जब हम लोग कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे मान के चलो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, करंट आई यदि फ्लो हो रहा है, सो यदि मेरे पास में मान के चलो ये ऐसे करंट आई फ्लो करवा दिया और इसकी यदि मैं रेडियस की बात करता हूं, आर यदि मैं रेडियस मान लेता हूं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ऐसे रहेगी, अंगूठे वाले हिसाब से। यस और नो? अरे भाई श्योर हैं? यदि इसको ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे बना लीजिए। ऐसे बनाओगे तो देखो ये आपका करंट आई और ये आपका रेडियस आर, तो आप बोलोगे ये ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मिलता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप लिखना जानते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यदि इसके बजाय मैं ऐसी बात करता हूं, कैसी बात करता हूं कि मान के चलो आपके पास में कोई एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके केस में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इससे आर डिस्टेंस पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूं कि भैया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसा होता है, तो भैया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। और यदि ये सर्कुलर फॉर्म में यहां पर यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो बेटा सर्कल की एक प्रॉपर्टी को आप लोग जानते हैं, क्या है बेटा, देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। ना तो कोई इसका प्रारंभ है ना ही कोई इसका अंत है सर्कल में, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। तो इस प्रकार की कुछ लाइंस यहां पर क्या होती है, फॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो जाती हैं। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती है। मतलब एक सिंपल बात कही जाए तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक ओरिजिन है और एक उसका एंड है। मतलब कहीं ना कहीं से वो प्रारंभ हो रही है तो उनकी कहीं ना कहीं बिगिनिंग है, और वो बिगिनिंग कहां से है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म हो रही है तो वो उनका एक एंडिंग पॉइंट है जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। लेकिन मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर ये जो फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, हर पॉइंट पर यदि मैं आप देखता हूं तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जैसे ही सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो यहां पर हमारे सामने सवाल उठता है कि भाई इसके बारे में आप कैसे आगे क्या सोचते हैं। तो बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एम्पियर ने अपने इस एक लॉ के बारे में बताया। ये लॉ क्या है कि भैया देखो, इसने कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, अब उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। उन्होंने क्या देखा, अब आगे चल के एक पॉइंट आएगा कि भैया जो सर्कुलर करंट लूप है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मतलब इसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है जिसे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कैसे नॉर्थ पोल और कैसे साउथ पोल। वैसे मैं आपको बता दूं ये ऐसे बन रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इधर में नॉर्थ पोल और उधर में साउथ पोल हो जाएगा, लेकिन वो हमें सीखना है अभी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है ना, ये सर्कुलर लूप जैसे स्ट्रक्चर में ये बन रही हैं। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, मैंने सिर्फ आर डिस्टेंस की बात करी, यदि मैं इस आर की जगह इस आर को वेरी करता हूं तो आप इससे जितनी भी दूरी पर जाओगे तो वहां पर ये सारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नेचर में रहेगा। एंड दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, दीज सर्कल्स आर व्हाट, कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। और इनका जो सेंटर होगा, दैट सेंटर विल बी द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये इनका एक कॉमन सेंटर बनके यहां पर मुझे मिलेगा। और इसके बेसिस पर एम्पियर सर ने अपना लॉ दिया है। अब हमको लॉ का डेरिवेशन वगैरह है नहीं, हम लोगों को डायरेक्टली पढ़ना है। और वो क्या है कि ये कहते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई
इनसाइड। बिल्कुल जैसे गॉस लॉ के अंदर में हम लोग एक गॉसियन सरफेस की बात करते थे, वैसे ही यहां पर भी करना है। बस यहां पर क्या है, यहां पर हम लोगों को लाइन इंटीग्रल पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? लाइन इंटीग्रल पर फोकस करना है। जबकि गॉसियन सरफेस में हम लोग एक एरिया के बारे में सोचा करते थे, यहां पर हम लोगों को एक लाइन के बारे में सोचना है। मतलब हम लोग एक एम्पीरियन लूप यहां पर फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक एम्पीरियन लूप यहां पर फॉर्म करेंगे। ये इसकी पूरी कहानी है। एम्पियर सर्किटल लॉ यदि देखा जाएगा तो बस इतना सही है। इसके अंदर में जो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं वो क्या है? तो बेटा बी जो है वो है नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब चाहे वो एम्पीरियन लूप के अंदर के करंट के कारण हो चाहे बाहर हो, सबको काउंट करना है। इसमें सबको काउंट करना होता है। और जो मैं यहां पर आई इनसाइड लिख रहा हूं, देखो आई इन लिखा है, उसका मतलब है करंट इनसाइड। तो ये है करंट इनसाइड एम्पियर लूप। एम्पियर लूप के अंदर का करंट, बाहर के करंट को कंसीडर यहां पर नहीं करना है। जैसे मान के चलो हम लोग कुछ सेक्शन बना लेते हैं, तो इसमें भी फिर आगे की कुछ चीजें काम में आएंगी। यहां पर जैसे जो जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, अभी के लिए तो बस इतना सही है। अब इसमें भी क्या होगा कि यहां पर फिर कुछ पॉइंट्स आएंगे कि भाई हम लोग एम्पीरियन लूप कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से करना है आपको। अब याद कीजिए, यदि मैं गॉस लॉ की बात करता हूं तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर का आप क्या लिखते थे? क्यू इनसाइड या क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो उसी प्रकार से यहां पर कैसा बन जाता है? क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। म्यू नॉट आई इनसाइड यहां पर मुझे बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हम लोग इसको करें कैसे? यदि हम छोटे से पॉइंट की बात करता हूं सिर्फ डेरिवेशन पर्पस से, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं जरा दिखाता हूं मैं आपको। मान के चलो आपके पास में ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और इससे आर दूरी पर आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो करते हैं वो आपको मालूम है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं? एक एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप बनाने से पहले मैं आपसे यदि पूछता हूं कि भैया यदि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को यदि मुझे सॉल्व करना रहे तो मैं कैसे करूंगा? तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या होगा कि भैया देखो, यदि इसके बारे में मैं सोचता हूं, देखो दो चीजों को एक साथ लेके चला जा रहा है कि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू, अब देखो क्या बोल रहा हूं उसको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक पॉइंट तो ये बोल रहा हूं कि भैया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यदि मैं एम्पियर्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो वो तो आपको निकालना 2 मिनट में सिखाई दूंगा, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यदि मैं सिर्फ क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की बात करूं इसमें, तो क्या आएगा भाई? ये मेरा एम्पीरियन लूप है, ये मेरा क्या है? एम्पियर्स लूप है या एम्पीरियन लूप है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यदि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू याद है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो बी डॉट डीएल डॉट कॉस थीटा। यस और नो? भाई प्रूफ की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? पहले प्रूफ की। तो बी डीएल कॉस थीटा। अब यदि मैं यहां पर किसी भी पॉइंट पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन को यदि मैं देखता हूं, तो देखो मैंने क्या बोला, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल यदि मैं मानता हूं, भाई मैं ऐसे घूम के आया, ऐसे घूम के आया, तो ये मेरा डीएल की डायरेक्शन और यही मेरे मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो क्या ये दोनों के बीच का एंगल जीरो है? बिल्कुल जीरो है। तो मैं आप इसे लिख सकते हो बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल अभी भी चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी को यदि मैं बाहर निकाल लूं तो क्लोज इंटीग्रल डीएल बचता है। अब बी की वैल्यू कितनी है? तो भैया वो है आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस और नो? इनटू क्लोज इंटीग्रल डीएल। यस? अब क्लोज इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या है कि भैया आपको इसका लाइन इंटीग्रल करना है। यहां पर क्लोज इंटीग्रल यदि मैं वर्ड यूज करता हूं तो उसका मीनिंग हमेशा लाइन इंटीग्रल से ही है। तो इसका आंसर निकल के आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो
तो ये यहां पर कट जाएगा, तो ये आपके पास में बच रहा है म्यू नॉट आई। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली, जिसे आगे चल के एम्पियर्स लॉ ही बोला गया। यही एम्पियर्स लॉ प्रूव कर दिया। बात समझ में आई? अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो आपको पता था इसलिए लिखा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने ये जो डेरिवेशन किया है सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यदि ये मुझे पता है तो मैं वहां से एम्पियर्स लॉ को डिराइव कर रहा हूं। लेकिन एक बार यदि ये मेरे पास लॉ आ चुका है जो कि मैंने यहां लिख चुका हूं, तो इसी का यूज करते हुए अब कैसे चीजों को निकालते हैं ये हमें सीखना है। मतलब हम लोगों को बात करनी है एप्लीकेशंस पर, हम लोगों को बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और एप्लीकेशन की शुरुआत जब मैं करता हूं तो और फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर में मैं बात करूंगा वही क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। पहला एप्लीकेशन हम लोग क्या सीख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो जाहिर सी बात है यूजिंग एम्पियर्स लॉ सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैंने क्या किया कि सर जी ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे आर दूरी पर यहां पर पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिख दिया बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई लिख दिया। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। ओके, फिर मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप बना लिया, फिर मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप बना लिया। तो अब जरा आप देखिए इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस डीएल की डायरेक्शन क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। ओके, सो मैं इसे लिख देता हूं डायरेक्टली बी डॉट डीएल और क्लोज इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। आगे बढ़ता हूं तो देखो बी क्या हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो भैया डिस्टेंस सेम है तो बी भी कांस्टेंट है, तो आपके पास में बच जाएगा बी क्लोज इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट और आई इनसाइड का मतलब है इस एम्पीरियन लूप के अंदर का करंट जो कि अभी मुझे आई गिवन है, तो मैं इसे डायरेक्टली आई लिख देता हूं। इट इंप्लाइज बी इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएल, मतलब क्या है कि भैया इस एम्पीरियन लूप की लेंथ जो कि है यहां पर 2 पाई आर बराबर आ गया म्यू नॉट टाइम्स आई। और इसे यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये आंसर मैं पहले से जानता था। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो पहले आपने इसका यूज करके उसको प्रूव किया, इसका यूज करके इसको प्रूव कर लिया। देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। अब एक पॉइंट और आता है मेरे मन में, वो पॉइंट ये है कि क्या सर हमें जैसे यहां पर ये है एक ही करंट था आई तो मैं तो कर पाया, लेकिन मान के चलो यदि एक से ज्यादा करंट होंगे तो मैं क्या करूंगा? और भी कोई पॉइंट ऐसे हैं क्या जो मुझे याद होने चाहिए ताकि मैं चीजों को इजीली सेग्रीगेट कर सकूं और मैं बता सकूं कि क्या होने वाला है? तो मैंने बोलूंगा यस, मैं क्या बोलूंगा? यस, देयर आर सम थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सर एप्लीकेशन ही सीख रहे हैं ना हम लोग, तो हाँ सीख वही रहे, बट कुछ पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, जो पता होने चाहिए, उनके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट यदि मैं बोलता हूं तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड के अंदर में आई इनसाइड इज द करंट इनसाइड एम्पियर लूप। सर ये पॉइंट तो आप पहले भी बता चुके हैं। यस, मैं पहले भी बता चुका हूं। और बी जो है वो है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स, ड्यू टू ऑल करंट्स, सभी करंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। मान के चलो ये आपके पास में कहीं तो भी आपने ये ऐसा एम्पीरियन लूप बनाया। अच्छा एक और बात, दूसरा पॉइंट मैं पहले लिख देता हूं।
इट इज नॉट कंपल्सरी कि भैया कि आपका एम्पियर लूप हमेशा सर्कल ही बनेगा, नॉट कंपल्सरी टू हैव सर्कुलर लूप, बट हां हमें ये आसान रहता है इसलिए बनाते सर्कुलर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो अब हमारे पास में इस एम्पिरियन लूप को सेलेक्ट किया गया है और इसमें हमारे पास में 3-4 कंडक्टर हैं, यहां पर कुछ ऐसी चीजें मैंने देखो 4 डॉट बनाए, भले अभी ये 4 डॉट आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं उनको बना देता हूं। जैसे मान के चलो यहां पर एक पॉइंट है, इसका करंट मैंने I1 मान लिया, यहां पर मैंने I2 मान लिया, यहां मैंने I3 मान लिया और यहां मैंने I4 मान लिया। अब देखो ये डॉट और क्रॉस से समझ जाइए करंट की डायरेक्शन क्या है। और एक पॉइंट और है यहां पर, लेट्स से आई एम ट्रेसिंग द लूप इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल। जिस डायरेक्शन में मैं इस लूप को ट्रेस करूंगा तो ये है डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो अब इसके लिए सवाल कैसे बनता है, सवाल बनता है ऐसे ही डायग्राम दे देगा और लिखेगा राइट द एम्पियर्स लूप फॉर द गिवन डायग्राम। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, पकड़िए पॉइंट को। तो भैया सिंपल सी बात है, अब देखो यहां पर क्या देखना है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे ये लूप ऐसे चल रहा है और यदि मैं I1 को पॉजिटिव मानता हूं तो I1 ऐसे आ गया बाहर की तरफ, तो I1 के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके जो लाइन इंटीग्रल पर चलने की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई क्या, यस और नो। तो बस उस चीज को ही आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, अदरवाइज गलती होगी। मतलब कैसे, इसका आंसर लिखिए पहले खुद से, मैं बता देता हूं। इसका आंसर लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड कौन सा है, तो बेटा देखो I1, I2 और I3 अंदर है और I4 बाहर है। तो आप क्या लिखोगे, I1 प्लस I3 और माइनस I2। क्यों माइनस I2, क्योंकि I2 इज इनसाइड द प्लेन वेयर एज I1 और I3 आउटसाइड द प्लेन है। तो आपने लिख दिया I1 माइनस I2 प्लस I3। क्या ऐसा कोई सवाल आता है तो आप कर सकते हैं क्या, फटाफट से बोलिए, क्या ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बात क्या ध्यान रखनी है, आपकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एम्पियर लूप की और मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एक करते हैं, एक और करते हैं, देखो सवालों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से देखो एक इसमें मैंने 2 करंट माने हैं I1 और I2, ठीक है। अब यदि ये करंट ऐसे हैं या डॉट के फॉर्मेट में मानना चाहो तो वैसे भी ले सकते हैं। यहां पर क्या किया गया है, 2 एम्पीरियन लूप बनाए गए हैं। देखो एक लूप इसको ऐसे घेर रहा है, दूसरा ऐसे घेर रहा है। ध्यान से देखो लूप कैसे बनाए हैं, ये समझ में आया। यदि ये डायग्राम नहीं समझ में आया है तो हम लोग इस डायग्राम को और एक बार और बना लेते हैं। समझिए, देखो इसी डायग्राम का रेप्लिका मैं बना रहा हूं। डायग्राम की रेप्लिका है मतलब यही डायग्राम सेम ही है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला, देखो ये है आपका करंट, देखो ऐसे ही बना दिया I1 और सिमिलर वे में बना दिया है I2। यहां पर क्या बोला गया, ये जो गोल दिख रहे हैं ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम्पियर्स लूप। यहां पर ऐसे एरो बना दिया है और यहां पर ऐसे एरो बना दिया है, मतलब यहां ऐसे एरो है और यहां ऐसे एरो है, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, यस और नो। भाई डायग्राम समझ में आया या नहीं आया। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन क्या है, राइट एम्पियर्स फॉर्मूला या लॉ फॉर गिवन डायग्राम। कैसे लिखोगे, अब यहां पर होगी गलती। अब समझिए कैसे गलती होगी और उसको क्या आपको निवारण करना है। तो भैया देखो, यदि उसमें समझ में कम आ रहा हो तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। I1 वाले को देखिए, यदि मैं I1 वाले को देखूं तो करंट बाहर है, तो आपकी उंगलियां ऐसे घूमेंगी, आपकी उंगलियां ऐसे घूमेंगी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि ये जो एरो पर ये जो एम्पियर लूप है उसके ऊपर जो एरो दिया है वो उल्टा है, जो एरो पर एम्पियर लूप पे जो एरो दिया है वो उल्टा है।
और यहां पर देखो बेटा, यहां पर यदि मैं देखता हूं तो करंट की डायरेक्शन तो बाहर है, और आपके इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन और इस एम्पियर लूप पे बने हुए एरो की डायरेक्शन क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो अब आपका जो ये था क्या, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स, अब एक बात ध्यान रखना, I1 प्लस I2 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि आपकी डायरेक्शन, मतलब आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसकी डायरेक्शन और एम्पियर लूप की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अब इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों आएंगे। मतलब कैसे आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स, पॉजिटिव वाला कौन सा है? ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। सो आंसर विल बी I2 माइनस का I1। इस पे फोकस कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, फटाफट से फोकस कीजिए। नहीं समझ में आया होगा, मैं एक दो सवाल और बताता हूं सिंगल सिंगल लेके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आइए देखो, पहले यहां तक देख लीजिए एक बार, ताकि कई लोग बोलेंगे कि सर ने स्क्रीन के सामने से तो हटे नहीं और हम लिख ही नहीं पाए। दिख गया? लिख लिया? नहीं लिखा है? अब आगे बढ़ो। देखो मैं अभी समझाता हूं, फिर से एक बार समझिए। एक एक सिंगल सिंगल लेके बता रहा हूं मैं। पहला देखते हैं हम लोग, ये आपके डायरेक्शन ऑफ करंट है और बेटा इस पर ये वाला एम्पियर लूप दिया गया है। देखो ध्यान से सुनिए, ये एम्पियर लूप है और ये एम्पियर लूप पे ऐसे एरो बना दिया। ठीक है, तो अब इसके लिए जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन और इसके कारण आने हुए वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके एम्पियर लूप की डायरेक्शन सेम है। तो इसके लिए लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, खुश? अब सुनिए इसी सवाल का दूसरा पॉइंट। यदि आपके पास में ये है करंट I2 मान लेते हैं और यहां पर एक एम्पियर लूप दिया गया है और इस एम्पियर लूप पे एरो उल्टा बना दिया है, तो करना कैसे है? देखिए, इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो आपका ये इस प्रकार से घूमना चाहिए था, ऐसे घूमना चाहिए था अंगूठा बाहर की तरफ लेते हुए। लेकिन बेटा यदि ये उल्टा घूम रहा है तो आपको क्या कर देना है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स माइनस का I2। ये बात समझ में आ गई? बस इतना ही ध्यान रखना है। सर क्या वो हर बार ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है। मोस्टली ऐसा टेढ़ा सवाल आने की संभावनाएं कम रहती हैं कि एम्पियर लूप वो खुद दे दे। मोस्टली आपको जो सवाल मिलेंगे वो सवाल देखिए कैसा मिलेगा। तो सर फिर ये क्यों करवा दिया? ये करवा दिया ताकि आपको पता रहे बेटा। देखो मोस्टली जो सवाल देता है एग्जामिनर वो क्या करता है, ऐसे एक बना देता है, बस इतना सा बना दिया। इसमें ये दे दिया यहां पर I1, यहां दे दिया I2, यहां दे दिया कहीं I3, यहां दे दिया I6, यहां दे दिया I5, ऊपर में कहीं मान के चलो यहां दे दिया I5। इसमें लिखना है। जनरली एग्जामिनर आपको ऐसा देता है। एक बात बताइए, क्या इस पर आपको इस एम्पीरियन लूप पे कोई एरो दिख रहा है? नहीं। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा और ऐसा बिना एरो का सवाल मिला मतलब वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा? क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आएगा कितना? म्यू नॉट। अब सीधा सीधा है, डॉट वाले प्लस हो जाएंगे तो I1 प्लस का I2 माइनस I3 और प्लस का I6। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कुछ इस प्रकार से कि फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर द गिवन डायग्राम। आंसर क्या है? म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I6। खत्म। एरो है क्या इस पर? नहीं है। जनरली वो एरो नहीं देते हैं, यही एक सबसे अच्छी वाली बात यहां पर होती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? यस और नो? श्योर हैं? अरे श्योर हैं? चलो आगे हम लोग बात करते हैं अगले कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। और अगला जो है एप्लीकेशन में आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन? वायर। और लिखा रहेगा सिलेंड्रिकल वायर। क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है,
अब इस सिलेंड्रिकल वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, और यदि ऐसा है तो इसमें जो दो टाइप के सवाल बन सकते हैं उनको जरा हम लोग यहां पर समझते हैं। कौन कौन सा? पहला है कि भैया सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, या पहले हॉलो का करो, छोड़ो अब लिख दिया तो वही सही है। सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो कैसे करना है सवाल देखिए। ये आपके पास में, थोड़ा छोटा हो गया क्या, ये आपके पास में एक वायर है जिसको बहुत ज्यादा जूम करके बनाया गया है। ये इसकी बेटा एक्सिस है, और इसकी जो रेडियस है वो आपको कैपिटल आर दी गई है। ये आपको कितनी दी गई है? कैपिटल आर दी गई है। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो मैं यदि यहां पर थोड़ा सा इसको बना दूं तो बेटा इसमें से सब में करंट आई ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मुझसे बोला गया है कि भैया इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू प्रोसीड? मैंने अभी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ हेडिंग चल रही है, तो उसका मतलब मुझे एम्पियर्स लॉ ही लगाना है। तो मैंने लिख दिया सर जी, क्लोज इंटीग्रल बीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। क्या मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो गलती होने की कोई संभावना है ही नहीं। अब क्या करूं? इसके बाद में आपको ड्रॉ करना होगा एक एम्पियर्स लूप। तो मैंने ये ऐसा बना दिया। ओके, अब यहां पर देखो, यदि मैं सेंटर से इस पॉइंट पर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही आती है, हमेशा सेम आती है वो तो। सो आप लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। अच्छा, एक बात बताओ, इस लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पर यदि आप चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट, cos 01। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बी क्लोज इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट टाइम्स आई। सो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएल। तो बेटा इसका क्लोज इंटीग्रल करोगे तो कितना मिलेगा? 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। अगेन कई लोगों को फील हो गया सर जी ये डेरिवेशन आज के लेक्चर में चौथी बार चल रहा है ना? यस। तो ये है सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण कहां पर? आउटसाइड। मैंने कहां कैलकुलेट किया है? आउटसाइड। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि आउटसाइड ही पूछे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है इसे बाहर भी पूछ ले। एक और पॉइंट मैं यहां पर आपको लिखवाना चाहूंगा, उसको जरा समझ लीजिए। वो ये है कि बेटा आपको बी का फॉर्मूला तो मिल गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। इसमें करेक्शन भी है, वो ये है, कई लोग बोले करेक्शन है मतलब गलती हो गई है। गलती नहीं, करेक्शन का मतलब है इसमें कुछ एडिशन और है। एडिशन और है, मैंने क्या एडिशन है? तो भैया मैंने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर से ऊपर और पाई आर स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर जी इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ होगा, वो आपको दिखाता हूं। देखो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं, एक पाई से पाई कैंसिल करके इस वाली टर्मिनोलॉजी को अलग लेके जा रहा हूं, बाकी अलग लिख रहा हूं। तो क्या बनेगा? देखो, म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर इंटू आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर सही लिखा है कि गलत लिखा है? फटाफट बोल दो, अरे बोलो। हाँ सही है। सर ये कर क्यों रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। इसको देखो जरा क्या लिखा है। क्या ये करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है क्या? करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। और यदि ऐसा लिखा है तो ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, इसे एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। इसको एक नाम दिया गया था वहां पर, वो नाम दिया गया था बेटा करंट डेंसिटी। क्या नाम दिया गया था? करंट डेंसिटी, और जिसका सिंबल हुआ करता था जे।
तो इसका मतलब ये है बी को लिखा जा सकता है म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर। ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर आपको इसमें कंफ्यूज कर दे। क्लियर है? श्योर है? बोलो, समझ में आया? सो भैया ये है आपका फॉर्मूला। अब मैं इसमें एक क्लियर कट बात और बता देता हूं डायरेक्टली कि भैया सॉलिड कंडक्टर हो, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो। अब देखो, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके, जाहिर सी बात है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर लिखा हो या कंडक्टर लिखा हो या फिर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर या फिर कंडक्टर लिखा हो, तो दोनों के ही लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन या तो 2 पाई स्मॉल आर या फिर म्यू नॉट जे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड स्मॉल आर इज द व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर या सेंटर ऑफ द वायर। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर ग्राफ में फर्क पड़ जाएगा। कहां पे फर्क पड़ जाएगा? ग्राफ में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए इसको मैं दिखा रहा हूं। सर ग्राफ में फर्क कैसे पड़ेगा? देखो, ये कहने वाली बात है, ग्राफ सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? देखो कैसे। देखो यहां पर देखो आर डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी आर क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो दोनों ही केसेस से यदि मैं फॉर्मूले के वाइज देखता हूं तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो बेटा आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? ये वो पोजीशन है जहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सर जी इसका मतलब ये है कि मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बाहर के लिए निकाला है, अंदर का तो निकाला ही नहीं है। तो बेटा अंदर का भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पॉइंट कह सकते हैं, और वो है बेटा एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। बोलो सरफेस ऑफ कंडक्टर में क्या हो जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। सो आपका B एट सरफेस की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और इस वैल्यू को मैं यहां नोट डाउन कर सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। क्लियर? अरे श्योर है? चलो अब क्या करना है? अब हमें निकालना है अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों को कहां निकालना है? अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इनसाइड। अब कई लोग इंतजार कर रहे होंगे सॉलिनॉइड और टॉरॉइड नहीं आएगा, जरा तसल्ली रखिए। इनसाइड सॉलिड कंडक्टर पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो भैया देखो, सबसे पहले तो मैं बड़ा सा कंडक्टर बना रहा हूं जूम करके, ठीक है? और ये है इसकी रेडियस, सॉरी एक्सिस, और यहां पर ये दे रखी है कैपिटल R। अब आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि यहां से R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और ये तब बोला गया है जब बेटा आपका ये जो कंडक्टर है सॉलिड कंडक्टर है, मतलब आपका पूरे में से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है I। क्या फ्लो हो रहा है? करंट I फ्लो हो रहा है, या फिर करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में दिया गया है। तो करना कैसे है? जाहिर सी बात है, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ सीख रहे हैं, तो उसके अलावा और तो कोई ऑप्शन होना नहीं है। तो आपने पहला स्टेप तो वही लिख दिया, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहां पर जरूरत काम आएगी। देखो कैसे। देखो मुझसे यहां पूछा गया है, तो क्या मैं यहीं पर एक एम्पियर का सर्किटल लॉ बनाऊंगा? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब इसके लिए यदि मेरा करंट अंदर फ्लो हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वो डीएल की डायरेक्शन सेम आने वाली है। बिल्कुल सही है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी है ही नहीं आपको। बी वेक्टर क्लोज इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, और अगले स्टेप में भी मैं इसे लिख देता हूं बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। तो यहां तक भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल यहां पर जो आके अटकेगा वो है कि आई इनसाइड कैसे निकालें। देखो पूरे कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, पूरे कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको अभी चाहिए बेटा इतना वाला करंट, तो ये कैसे निकालोगे? यही सवाल है। तो सिंपल सी बात, कैसे? ये देखो पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर
में से करंट फ्लो हुआ I, तो 1 में से करंट फ्लो होगा I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो बेटा पाई स्मॉल r स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो होगा, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। सही है, सॉल्व कर लो तो आप लिखोगे I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I इनसाइड, दिस इज द वैल्यू ऑफ I इनसाइड। बस हो गया काम आपका, लिख दीजिए कैसे, b इंटू 2 पाई स्मॉल r बराबर म्यू नॉट I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सॉल्व कीजिए फर्दर तो क्या हो जाएगा, देखो एक r से एक r कैंसल, इधर में सब चीजें आ जाएंगी, तो b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई, सॉरी स्मॉल r भी है, म्यू नॉट IR अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मूला आ चुका है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टर। क्या यहां पर भी कुछ चीजें और करी जा सकती हैं एक्स्ट्रा वाली, यस कैसे, I अपॉन पाई R स्क्वायर, तो यहां पर भी दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो b बराबर म्यू नॉट JR बाई 2, दैट्स इट। और ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो समझ में आया, डायरेक्ट दोनों फॉर्मूला याद हो सकते हैं, ये करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में है और ये डायरेक्ट में है। अच्छा ग्राफ यदि बनाना है मुझे तो ये सिंपल सी बात है, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। याद रखना कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिला है, नहीं मिला है, यस। सो ये इतना सा ग्राफ है R के लिए, और ये आपकी स्मॉल r बराबर कैपिटल R और स्मॉल r बराबर कैपिटल R में यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो है आपका म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये वही पॉइंट है जो आपको पहले भी मिल चुका था यहां पर, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन यदि मैं कर लेता हूं, सो जो फाइनल ग्राफ बनेगा, ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा सॉलिड कंडक्टर के लिए, बेटा ये नीट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और ये आपकी वो पोजीशन है जहां पर आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, उसकी वैल्यू आप म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R लिख रहे हो। बोलो ये समझ में आएगी, नीट 2020 का सवाल है बेटा, कर लोगे, कर लेते थे क्या, यस। सीधा ग्राफ। अब एक पॉइंट और रह गया हमारा, और वो पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर। कौन सा है बेटा, हॉलो कंडक्टर। अब जरा ध्यान देना बेटा, हॉलो कंडक्टर की यदि मैंने बात करी तो बेटा ये आपका आपने बना दिया, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब यहां पर ध्यान देना, देखो ये जो है मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। जब मैं ऐसे बना रहा हूं, इसकी रेडियस कैपिटल R है, आपसे स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पूछा गया है। पॉइंट क्या याद रखना है, वो ये है कि बेटा यदि ये हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर का मतलब एक पाइप है जो खोखली है, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कहां पर हो रहा होगा, तो करंट इज फ्लोइंग ओनली थ्रू सरफेस। हो सकता है इस पर क्वेश्चन बनवा ले, ओनली थ्रू सरफेस मतलब यहां आपका करंट है, यहां आपका करंट है, लेकिन बीच में कोई करंट नहीं है। इतना सा ही पॉइंट याद रखना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वही है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर का म्यू नॉट I इनसाइड। अब यहां पर एक बात समझिए, बात यह है बेटा कि I इनसाइड क्या है, 0, तो इसका मतलब B का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सिंस करंट इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इज 0, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया। इसका ग्राफ यदि आप बनाना चाहते हो पूरा, तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान रखिए इस बार।
यहां पर शुरुआत में तो ग्राफ ऐसे रहेगा, देखो शुरुआत में तो ग्राफ ऐसे रहेगा, डार्क कर दिया है मैंने, और उसके बाद में ऐसा यहां पर आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, काफी बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखता रहे। यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है, ये सॉरी वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है, श्योर, ये ग्राफ है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जनरली एग्जामिनर क्या करता है ना, वायर पूछता है, वायर पूछता है तो वायर जनरली सॉलिड होती है अंदर से, तो ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना कि आप कौन सा ग्राफ बना के आ रहे हो, कौन सा नहीं बना रहे हो, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, श्योर हैं, चलो। सो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो पॉइंट आता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को फिनिश करते हैं फटाफट से। सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों आज खत्म हो जाएंगे। हमारी हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा फास्ट करिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की हम लोगों को बात करनी है। सोलेनॉइड होता क्या है, यदि आप तार को एक स्प्रिंग की तरह लपेट दे रहे हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जा रहा है। ठीक है, क्या बन जा रहा है, सोलेनॉइड बन जा रहा है। जैसे मान के चलो ये आपके पास में जैसे धागे का वो नहीं होता है, गिट्टक बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते होगे वही है। अब इसमें से ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया है बेटा, वायर्स को ऐसे इसके ऊपर में लपेट दिया है। ये एक नॉन कंडक्टर मेटल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, या मैं बोलूं इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर में ऐसे वायर को लपेट देते हैं, और ये करंट आई ऐसे आपका बाहर आ गया है। या फिर मैं करंट उधर से भी ले सकता हूं, जैसा मन में आए वैसे ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपका एक सोलेनॉइड का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। तो इस सोलेनॉइड के अंदर में कोई एक पॉइंट सिचुएटेड है, तो उसके लिए मान चलो कोई पॉइंट है जो यहां पर सिचुएटेड है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं, और वो बात ये है कि हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं जरा देखिए। मैंने माना, देखो ये आपका वायर्स का एक सेक्शन दिखेगा, यहां पर एक सेक्शन दिखेगा। यदि आपका करंट इधर से बाहर आ रहा है तो बेटा इसका मतलब यह है कि नीचे से अंदर घुस रहा होगा। एक बात ध्यान रखना, सब जगह यूनिफॉर्म ही होगा, मतलब यदि ऊपर से बाहर घुसा है, बाहर निकला है, तो नीचे से अंदर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये देखो डॉट बनाए, नीचे क्रॉस बनाए, ओके। अब इसके बाद में हम लोगों को करना क्या होता है, जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट मान लीजिए यहां पर वेल इनसाइड द लूप बना दिया, और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी थी, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सिमेट्रिकल एम्पियर लूप बनाता हूं, और ये जो लूप बनेगा कुछ इस प्रकार से, एक ऐसा मैंने लूप बना दिया है। अब इस लूप को जो चाहे आप नाम दे दीजिए, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो आपको नाम देना अच्छा लगे वो आप नाम यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो भैया यहां पर आप लगाओगे क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। बोलो समझ में आया, यस और नो? तो कई लोग बोलेंगे सर ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो ये सिंपल सी चीजें तो हैं, मैंने ये जो लूप डिसाइड किया है ये कैसा लिया है, इस बार रेक्टेंगुलर लूप लिया है। कैसा लिया है, रेक्टेंगुलर। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एम्पियर लूप कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, वो कैसा भी हो सकता है, बस सिमेट्री पर हम लोगों को थोड़ा सा काम करना होता है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है ना, ये है आपकी एल, ठीक है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करते हुए सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं, और ये इसमें लगाते हैं। मतलब बेसिकली यदि मैं इसको तोड़ूंगा ना तो ये टूटेगा कैसे, क्लोज इंटीग्रल ए से लेकर के बी तक, और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस फिर बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आया? मैं बोला ठीक है सर जी। अब यहां पर एक एक करते हुए काम करते हैं। कैसे, देखो पहला मैं लेता हूं
ए से लेकर के बी तक क्लोज इंटीग्रल में बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। फटाफट निकालो कितनी आएगी। तो भैया देखो, यदि ये करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर घुस रहा है, मतलब देखो मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, मतलब दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इस ए बी सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, और ए से बी जाना है तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रल बी, और ये है यार ए बी सी डी लिख दिए क्या मैंने? एक काम करो, इसको पी क्यू आर एस ले लो बेटा। पी क्यू आर एस क्यों ले रहा हूं, क्या उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा? तो यहां पर आएगा बेटा पी से लेकर के क्यू तक, तो ये आ जाएगा पी क्यू और कॉस 0। तो बेटा इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना? बी टाइम्स पी क्यू, या फिर मैं बी टाइम्स एल लिख सकता हूं। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। श्योर, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो मैं लिखता हूं वो है क्लोज इंटीग्रल क्यू से लेकर के आर तक और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसकी वैल्यू जरा हम लोग निकालते हैं, इसकी वैल्यू जरा निकालते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो होगा क्या? देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इसका मतलब ये आएगा कितना? क्लोज इंटीग्रल बी क्यू आर और cos 90, और cos 90 आते बेटा इसका आंसर 0। 2 हो गए। चलो तीसरे पे हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा जो है वो ले लीजिए बेटा यहां पर R से लेकर के S तक, ठीक है? सो R से लेकर के S तक, तो सिंस ये पॉइंट सोलेनॉइड के बाहर है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0। सीधा B ही 0 हो गया। सर ये तो पॉइंट आपने बताया नहीं था। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यदि ये कंडक्टर ऐसे है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा ना कि बाहर होगा? बाहर होगा क्या? इस कंडक्टर के अंदर होगा। सर हम तो एक्सियल पॉइंट में निकाले हैं। बेटा यदि आप एक्सियल पॉइंट पे भी निकालोगे तो इस लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या इस लूप के बाहर जा सकता है? नहीं। तो यहां पर भी तो वैसे ही हो रहा है, ये यहां से वायर ऐसे आ रही है तो इसके अंदर होगा, ये पॉइंट बाहर चला गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। तो मैंने ये 0 कर दिया। एक और बच गया, और वो है बेटा एस से लेकर के पी तक और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बोलो क्या लिखूं मैं इसमें? इसमें लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, मतलब है आपका एस पी। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है आपकी और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल आएगा 90। तो यहां पर आ जाएगा cos 90, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। बोलो सही है? सो बस अब आप यूज कर लीजिए इसको। तो जब आप यूज करने जाएंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर का म्यू नॉट टाइम्स आई। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं बी डॉट एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। ऐसा कुछ तो भी मेरे पास में फॉर्मूला यहां पर निकल के आ रहा है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं बेटा, ये यहां पर आप गलती कर बैठे। क्यों गलती कर बैठे? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड में इनसाइड जो लिखा था आई इनसाइड, वो तो आपने निकाला ही नहीं है। आई इनसाइड कहां है? नहीं निकाला। इसके कारण ये क्या हो जाएगा? गलत। यही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। देखो कहानी किस प्रकार से शुरू होती है उसको समझिए। देखो यहां पर लेट से मैं मान लेता हूं सोलेनॉइड की लेंथ को एल मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। और यदि लेंथ को एल मान लेता हूं तो उस केस में ये जो लूप बन रहा है ना, वो एक लूप नहीं है, बहुत सारे लूप हैं। कितने हैं? बहुत सारे लूप्स हैं। और यदि बहुत सारे लूप्स हैं तो इसमें मैंने मान लेता हूं कि लेट से स्मॉल n is the number of turns per unit length, number of turns per unit length मैं यहां पर बांध लेता हूं। तो जो I inside आएगा that will be current of length L, current of length L, ठीक है? तो आपके पास में जो I inside मिलेगा वो कितना मिलेगा जरा देखिए, वो मिलेगा स्मॉल l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ और इनटू करंट। मतलब ये है एक्चुअलिटी, हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि बेटा करंट आई इनसाइड सिर्फ आई नहीं रहेगा भैया, बहुत सारा करंट हो गया है। वो करंट बार बार लूप में घूम रहा है।
तो आपको देखा जाए तो जो टोटल करंट आई इनसाइड मिलेगा वो NLI मिलेगा, बस इतना सा ही यहां पर गलती होगी। तो अब आप यहां से लेके आ सकते हैं, तो ये आएगा बेटा B इंटू एल बराबर म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल L I। सो सॉल्व करने पर B का आंसर आता है म्यू नॉट स्मॉल n I। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड at a point which is lying inside the solenoid, which is lying inside the solenoid। सर इसके अलावा और कुछ हमें काम की चीजें हैं क्या? यस बेटा, बेसिकली क्या होता है, ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड मैं बोल रहा हूं, इसको एक और पॉइंट बोल सकता हूं कि फॉर अ सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, फॉर अ सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई वाले सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n आई, B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n आई। इसमें कुछ चीजें और आती हैं, उनको जरा समझ लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ चीजें और आती हैं, उनको समझ लीजिए। वो ये है पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ पॉइंट, या फिर मैं बोलूं वेल इनसाइड अ पॉइंट इन सोलेनॉइड। तो बेटा बी का आंसर आपको लिखना है बी बराबर सीधा सीधा म्यू नॉट स्मॉल n एंड आई, आई इज द करंट जो आपने इसमें फ्लो करवाया है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हो सकता है कि जैसे ये आपके पास में सोलेनॉइड हो, दूसरे पॉइंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं, और पॉइंट आपका यहां पर हो, पॉइंट आपका कहां पर हो, यहां पर हो, तो हम लोग इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके डेरिवेशन नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, इसमें आधा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, याद रखना है, सीधा रिजल्ट। ओके, इसके अलावा दो रिजल्ट्स और बेटा आपको याद रखने हैं। रिजल्ट नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं, रिजल्ट नंबर 3 पर हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेट्स से ये आपके पास में वही सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन व्यू दिया है, ठीक है, फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं, ध्यान रखना, ये आपका डॉट है ऊपर में, ये है आपका डॉट, ये है आपका क्रॉस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहां पर हो सकता है, इसे बोला जाता है फिनिट लेंथ सोलेनॉइड, इसे क्या बोला जाता है, फिनिट लेंथ सोलेनॉइड, जो कि आपको दिया नहीं है बेटा, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें आपको डायरेक्टली क्या दिया गया है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड या फिर एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड, सीधा सीधा यही बोला गया और उसी पर पूछते भी है। लेकिन बाई चांस मान चलो भूले भटके हमसे पूछ लें, मैंने मान लिया कि भैया ये है आपकी एक्सिस सोलेनॉइड की और यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है P, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने इन दोनों कॉर्नर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पर लेट्स से यदि ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा दिया है, देखो ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल क्या दिया है, बीटा दिया गया है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। देखो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो कॉमन सी चीज है, यानी इसमें फिर वो याद रखना पड़ेगा आपको, चलो कोई बात नहीं, 2 पाई एन और यहां आएगा साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा, ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हो सीधा सीधा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा। मैंने सब ब्लैक पेन से लिखा है और ब्लैक पेन से ही ड्राइंग करी है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, और इनफाइनाइट के लिए साइन अल्फा साइन बीटा को भूल जाओ, सीधा आंसर इसमें लेके आ सकते हो। अब एक पॉइंट और करते हैं यहां पर, मान के चलो कई बार एग्जामिनर आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है, और कंफ्यूजन कैसे है, उसने ये वाला एंगल दिया है लेट्स से θ1 और ये
ये वाला एंगल दिया है लेट से θ2। अब देखो एंगल्स बदल गए, अब θ1 और θ2 देख लीजिए कहां पर है। ये रिजल्ट याद रखने हैं, इसके डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं बेटा यहां पर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 और ये आएगा cos θ1 माइनस cos θ2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ1 माइनस का cos θ2। तो एंगल कहां से दिया गया है उस बात का फर्क पड़ता है। अल्फा बीटा देखो मैंने वर्टिकल से एंगल लिया अल्फा बीटा, तो आपका फॉर्मुला आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और यदि मैं एक्सिस से एंगल मेजर कर रहा हूं तो एक ही साइड से मैंने एंगल मेजर किया, इधर से θ1 और इधर से θ2 है, तो आपका आंसर इतना आएगा। अब बाकी इसमें चीजें अलग अलग बनती हैं, बाकी कोई ये नहीं है। मतलब देखो इसमें एक और फॉर्मूला कई बार देखने को मिल जाता है, आप जगह कहीं देख सकते हो कि हो सकता है कि भैया इसने इधर से ले लिया और इधर से ले लिया, इसको क्या नाम दूं मैं, लेट से ये है गामा 2 और ये है गामा 1। तो अब आप सोचिए क्या होगा, साइन अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा और साइन बीटा की साइन अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा 90 माइनस गामा 2 और ये उतना हो जाएगा। तो फिर इस केस में आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 और कॉस गामा 1 प्लस कॉस गामा 2। सो रिजल्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो रिजल्ट अच्छा लग रहा है उस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। 3 रिजल्ट हैं और ये किसके लिए हैं, फिनिट लेंथ सोलेनॉइड के लिए रिजल्ट मैंने यहां पर दिए हैं। फिनिट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए हम लोग ये रिजल्ट यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, श्योर हो गया, क्लियर, रिजल्ट याद हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अब कौन सा याद रखना है, एक ही साइड से θ1 और θ2 लिया तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। यदि मैंने वर्टिकल से एंगल लिए हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसको भूल जाओ, उसको मत करो, इसको ही करो, इस पे ज्यादा आसान रहेगा। और यदि मैंने अपोजिट साइड से लिए तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos गामा 1 प्लस cos गामा 2। मैंने जो चाहिए उसमें आपको रिजल्ट बन जाएगा। सवाल पूछते रहो, ये सवाल हैं जो मैंने करवा रहा हूं। क्या लगता है सॉलिनॉइड पे यही सवाल बनते हैं। याद रखना स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पर है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, टोरॉइड को खत्म कर देते हैं क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा टोरॉइड में। टोरॉइड होता क्या है, मेंदू वड़ा, ऐसा नहीं है। सोलिनॉइड को यदि मैं मोड़ देता हूं तो आपका क्या बन जाता है, टोरॉइड। इसका एक और नाम होता है, इसे बोला जाता है एंकर रिंग। क्या बोला जाता है, एंकर रिंग भी बोलते हैं। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये सिंपल सी बात है, ये आपके सोलेनॉइड को मुझे क्या करना है, मोड़ना है। तो बेटा सोलेनॉइड को यदि आप मोड़ते हो तो देखो, लो भैया ये सोलेनॉइड को मोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये आपका टोरॉइड बन गया। अब यहां पर आपसे इसमें बोला जाता है कि भैया ये है इसकी मीन रेडियस कैपिटल आर, इसकी मीन रेडियस है कैपिटल आर, और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बताना है वो कहीं यहां पर इसकी मीन रेडियस वाले डिस्टेंस पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो भैया यदि ये सोलेनॉइड है, यदि ये सीधा होता तो आप सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड लिख देते थे म्यू नॉट एन आई। बोलो यस और नो, मैंने बोला इसमें से करंट आई फ्लो करवाया है तो आप सीधा सीधा लिख देते बी बराबर म्यू नॉट एन आई। लेकिन मैंने इसको गोल घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बस आपका घूम जाएगा। यहां पर बस ध्यान क्या रखना है कि भैया देखो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब सोलेनॉइड हुआ करता था तो मैं लिख सकता था यार सोलेनॉइड की लेंथ इतनी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको जनरली टोरॉइड की रेडियस देता है और उस टोरॉइड की रेडियस का मतलब क्या है, मीन रेडियस। तो अब यहां पर कैसे दे रहा है, मैंने बोला लेट से कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। So therefore small n can be written as capital N upon 2 pi r। भैया कैपिटल N टर्म्स को आपने 2 pi r डिस्टेंस पे क्या कर दिया, लपेट दिया है। तो यहां से आपको क्या मिल सकता है बेटा, B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन 2 pi कैपिटल R। ये यहां पर इसका फॉर्मूला बन जाता है।
तो डायरेक्ट था, कोई नया कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नया नहीं किया। वो तो क्या नया किया, कुछ नहीं, वो सोलेनॉइड का आपको आता था, बस मैंने सोलेनॉइड को गोल मोड़ लिया, तो आपका वही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है। वही फॉर्मूला है सोलेनॉइड वाला, टॉरॉइड के फॉर्मेट में है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, यही रिजल्ट है म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। बोलो कितना टाइम लगा, 2 मिनट का समय लिया होगा, यस और नो। लेकिन मेरा एक टॉपिक कवर हो गया है यहां पर, और इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहां पर कवर कर ली हैं, ठीक है, श्योर हैं। अब हम लोग आज के लेक्चर को तो बेटा यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ा। एम्पियर्स लॉ के बाद में सॉलिड कंडक्टर एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ में गए, वहां पर हम लोगों ने वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखा, अब उसमें भी पतली थिन वायर के कारण लिखा। उसके बाद में थोड़ी सी मोटी वायर के बारे में बात करी, जिसमें सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर की बात करी, आउटसाइड द कंडक्टर बात करी, इनसाइड द कंडक्टर बात करी। सॉलिड कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जबकि हॉलो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाता है। एंड उसके बाद में हम लोग कहां गए, सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको जो अल्फा बीटा वाले जो पॉइंट है उसके डेरिवेशन नहीं करवाए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं करवाया है, अदरवाइज वो भी कर सकते थे। आपको एग्जाम में जाके ये डेरिवेशन थोड़ी करने हैं भाई, आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन हाँ, एम्पियर्स लॉ की सहायता लेते हुए डेरिवेशन जरूर मैंने वहां पर छोटा सा जितना बन सकता था उतना करवाने की कोशिश करी है। उसके बाद में हम लोग सोलेनॉइड में फिनिट सोलेनॉइड और इनफाइनाइट सोलेनॉइड, दो अलग अलग सोलेनॉइड। इनफाइनाइट में क्या होगा, म्यू नॉट स्मॉल ni, यदि पॉइंट बीच में है और कॉर्नर पर है तो म्यू नॉट NI/2 हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं फिनिट लेंथ सोलेनॉइड में। फिनिट लेंथ सोलेनॉइड में यदि एंगल वर्टिकल से दिए हैं तो म्यू नॉट NI/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ले लेते हैं, और यदि अपोजिट साइड से ले लोगे तो फिर कॉस आ जाएंगे। उसमें भी एक ही साइड से लोगे एक्सिस से तो माइनस साइन भी आएगा। तो वो अलग अलग चीजें हैं एंड उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू, श्योर हैं? ओके, सो इसी के साथ में अपने आज के इस लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।